पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारा जीके का मैराथन सेशन चल रहा है। ये मैराथन सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। सॉरी फॉर दैट, बट अभी सर्दी जुकाम का सीजन चल रहा है तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि होता ये है कि अभी बहुत सारा फंक्शन है, अटेंड कर लेने पे बीमार पड़ जाता है आदमी और उसके बाद दिक्कतें आएंगी। ठीक है। सॉरी फॉर दैट, सो फनी ना। स्नीजिंग करते हुए आदमी फनी दिखता है कि नहीं? तो चलो अब हम शुरू करेंगे। द मेन एडवांटेज ऑफ पार्लियामेंट, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या होता है। हिंदी वाले हो इंग्लिश वाले हो दोनों के लिए क्वेश्चन रहेगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज ये मिक्स सेशन रहेगा, स्टैटिक जीके और पॉलिटी, इसी तरीके से हिस्ट्री, इन सब चीज़ों का करेंगे। करते करते 100, 200, 500 के साथ हम लगाएंगे। मतलब पहले शुरुआत हमें करनी है छोटे से। अगर एक ही दिन में सारा महीने भर का खाना ले लोगे तो खाया नहीं जाएगा। इससे बेहतर है कि पहले आप शुरू करो, है ना। शुरू करने के बाद आपका दिन और इंटरेस्ट दोनों बढ़ जाएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलो बच्चा लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ बिना वक्त गंवाए। पहला सवाल आपने देख लिया होगा, ओ सॉरी, हमने अभी आपको पीडीएफ दिखा रहे। तो संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या होता है। देखिए भैया, संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ यह है कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव वर्क इंडिपेंडेंटली। कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह नीति को निरंतरता प्रदान करते हैं। यही दक्ष, अधिक दक्ष। एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। सी या डी, सरकार के अध्यक्ष को निर्वाचन के बिना नहीं बदला जा सकता। तो चारों में अगर सबसे सही आंसर आप देखोगे तो आपका सी होगा। बाकी सब मैं मिटा देता हूं। सी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव जो होता है वो लेजिस्लेचर के लिए जिम्मेदार होता है। आपने देखा वो प्रधानमंत्री को भी जवाब देना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि वो हीरो बन के निकल जाए। बोलो बात में दम है कि नहीं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं जूम आउट करता हूं। आउट ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित कथनों में से उस कथन को चुनिएगा जो आपका क्या करेगा, अरेंजमेंट दिखाता है कि आपका पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार, अंतर्निहित सिद्धांत को बताता है। क्या करता है भाई, सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था है, जिसके उत्तरदायित्व तो जटिल हैं, ये है, या फिर उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। मैकेनिज्म, ऐसी सरकार के कामकाज में, चूंकि मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ, हिंदी भाषी बच्चे ज़्यादा हैं, इंग्लिश वाले हो तो आप रीड कर लो। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसे उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ठीक है। मंत्रिमंडल, देखो मंत्रिमंडल जब भी होता है ना तो ये इनका काम होता है कि भाई क्लियरली वो अपने काम को जिम्मेदारी के तौर पे धीरे धीरे सुधारते हैं। आपने देखा होगा भारत लोकतंत्र जैसे संविधान बनाने वाले लोग जो थे अधिकतर वकील थे, तो भारत का संविधान कितना अच्छा लिखा गया। फिर नेता धीरे धीरे चोर होते गए और आज स्थिति ये है कि फिर से हम लोग सुधार करने के लिए कुछ लोग प्रयास करते हैं, कुछ अच्छे नेता आते हैं, कुछ अच्छे ऑफिशियल्स आते हैं, तो ये सारा काम बड़ा स्मूथली होता है। ठीक है। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। तो भाई मंत्रिमंडल क्या है, मंत्रिमंडल का राइट आंसर यही है। ठीक है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है। अब इसको आप समझ लो, अगर आप ये चीज समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, ये समझ लो, आपको हम बता देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें कहने का मतलब है कि सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अकेले अकेले कोई हीरो नहीं बन सकता है, जैसे सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं। एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में मंत्रिमंडल का यही रोल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास तीसरा नंबर क्वेश्चन, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। अब तो सीधा मतलब है भाई जिस सरकार के पास कॉन्स्टिट्यूशन हो। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन, अगर आप देखोगे यहाँ, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ ए नेशन विथ फेडरल स्ट्रक्चर, ए गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय नॉमिनल पावर, गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉय रियल पावर, लिमिटेड बाय टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये ही रियल मतलब है, संवैधानिक सरकार है मतलब आप हीरो नहीं हो, आपके ऊपर जो सरकारें हैं वो हीरो हैं। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया बताइए जरा। सभी बच्चों को हम आगाह कर दें कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप सभी के लिए ये रहने वाला है। अगर क्वेश्चन ज़्यादा करना चाहते हो तो फटाफट से करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर, सभी को दिख रहा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डिफिनेशन, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है बताइए। गवर्नमेंट, विधानमंडल द्वारा सरकार,
ठीक है, बताइए जरा क्या होगा, जल्दी से जल्दी बताइएगा, आंसर करिए, क्योंकि आंसर करने में ही मजा आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, पॉपुलर गवर्नमेंट है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर, विधानमंडल द्वारा। ये बड़ा आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगेगा ये, लेकिन आप कर पाओगे, भरोसा रखो, यकीन करो, ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगेगा, बशर्ते आपको खुद संभलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सोचो कि ना भाई नहीं हमारा नहीं चलेगा ऐसे। तो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मैंडेट से चल रहा हो। होता है ना कि भाई नहीं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहा है, गैर संवैधानिक सरकार है, लोग कहते हैं ना कि नहीं ये सरकार जो है गैर संवैधानिक है। कितने लोग हैं एकदम, देखो आपको बता रहे हैं, रिजल्ट लेना आपका मोटो है, रिजल्ट लेना ही आपका मकसद है। तो ये सारे मेरे चक्कर में मत पड़ो कि मेरा चेहरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, शाहरुख खान तो हूं नहीं मैं, ठीक है, वैसे भी लड़के शाहरुख खान को देख के क्या करेंगे, है ना, तो लड़कियों के फेवरेट है कि नहीं है। तो इसीलिए कहता हूं कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बाई लेजिस्लेचर, पॉपुलर गवर्नमेंट, लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। देखो संवैधानिक सरकार का मतलब यहां पे आप निकालोगे दो, गवर्नमेंट बैक्ड बाई कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, द बुक ऑफ लॉ, आपके देश के संविधान जो है वो किताब होती है। उस किताब से आप क्या करते हो भाई, उस किताब से आप ये करते हो कि आप अपना लेखा जोखा देखते हो कि भाई ये सरकार ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। इस किताब के अकॉर्डिंग सारे नियम कानून उसमें लिखे हुए हैं। बात समझने की कोशिश करिए, आपको इजीली समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिमिटेड सरकार, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट। बताओ, मैं देख रहा हूं सबके आंसर, कुछ लोग लिमिटेड कह रहे हैं, विधानमंडल, मल्टी पार्टी, पॉपुलर, बताइए जल्दी से। देखो यहां देखोगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, ये लिमिटेड गवर्नमेंट को दिखाता है। ऐसा नहीं कि सरकार जो मन करे, लिमिटेड है, उसके भी अपने लिमिटेशन है। तो इस सबसे राइट आंसर यही होगा, ठीक है। अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन इन विच, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है। संसदीय व्यवस्था की बात पूछी जा रही है जिसमें ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट, संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। द गवर्नमेंट इज चूजन बाई पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाई बिफोर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स टर्म। तो पूछ रहा है संसदीय व्यवस्था, संसद में इलेक्शन होता है राइट टाइम पे, आपने देखा होगा वो राइट टाइम पे इलेक्शन पे क्या होता है भाई, बताओ, राइट टाइम पे इलेक्शन होता है, ये तो फिक्स टर्म के लिए होता है। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को बिना किसी मतलब के रिमूव किया जा सके टर्म खत्म होने से पहले, ये भी बात है, चलो ठीक है। इलेक्टेड बाई पीपल एंड कैन बी रिमूव बाई देम, सरकार के द्वारा हटाया तो जा सकता है, लेकिन इसको अगर पूरे तरीके से देखोगे तो ये सही नहीं है, क्योंकि जब तो मन थोड़े ना पब्लिक हटा सकते। जैसे आपका एमपी चोर है, सांसद आपका चोर है मान लेते हैं, चोर इन द सेंस करप्ट है, भ्रष्ट है, अयासी करता है, या ये तमाम सारी चीज़ें, लोग तो ये सब कहने में डरते हैं जैसे कि वो कोई भगवान हो गया हो। ऐसी कुर्सी का लोग इतना इज्जत बढ़ा दिए हैं ना, तो लोग ऐसे हैं, लोग गुलाम प्रवृत्ति के ही जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये इनमें एक चीज़ है, द गवर्नमेंट इज चूजन बाई पार्लियामेंट बट कैन नॉट बिफोर द कंप्लीशन। देखो अब यहाँ सोचो, गवर्नमेंट इज चूजन बाई पार्लियामेंट, गवर्नमेंट सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, और सरकार, अच्छा ये दोनों चीज़ें आई थिंक एक ही है, बी और डी एक ही लिखे है, चूजन बाई पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ अ फिक्स टर्म, ये बी एंड डी, तो बी इज द राइट आंसर होगा। ये डायरेक्ट सेंस में सही नहीं है। 6 आ जाओ, अब फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे लेकिन बड़े भी आते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था में 6 नंबर क्वेश्चन ऊपर, माथे के ऊपर देखिए, संसदीय शासन प्रणाली का जन्मदाता किसे कहते हैं, बताइए। संसदीय ब्रिटेन से आया है या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से आया है, सोवियत यूनियन। संसद कहाँ से आया है, क्वेश्चन बताइए। संसद, सबसे पहला दुनिया का संसद कहाँ था, पार्लियामेंट बताया गया था कहीं ना कहीं, तो ये ब्रिटेन में था, ठीक है। वेस्टमिंस्टर ब्रिज आपने सुना होगा, लेकिन वेस्टमिंस्टर जगह का नाम है, ठीक है, उसी को जोड़ता है वेस्टमिंस्टर ब्रिज। यहीं पे दुनिया का सबसे पहला पार्लियामेंट बना था, आज भी है। उस पार्लियामेंट में जाकर आप देखोगे टीवी वगैरह पे, वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है, तो कितने रॉयल्टी के साथ वो लोग रहते हैं। ऋषि सुनक और बाकी लोग जो बने थे, वहाँ इलेक्टेड गवर्नमेंट आई थी, तो उसमें डिबेट होता था, तो वहाँ के सांसद एक दूसरे के इतने पास पास बैठते हैं, एकदम इतने पास पास, ठीक है, और तुरंत मुंह पे सवाल पूछते जवाब देते हैं। ये नहीं कि अमीर देश है तो मार संसद बड़ा बना देंगे एकदम 5 लाख स्क्वायर फीट में, ये सब बात नहीं है। वहाँ जवाब दे ही जाता है, जनता के पैसे को ऐसे नहीं उड़ाना है। मैं देखा, बड़ी खुश हुआ, एकदम जैसे ठूसम ठूस करके बैठे हुए थे सारे सांसद। आप समझो, वहाँ अपने इंटरेस्ट को अगर खतरे में वो लोग, ब्रिटेन की सरकार देखती है, वो कुछ भी कर सकती है, कोई उसको रोक नहीं सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
इज प्रेसिडेंशियल, भारत का संविधान जो है प्रेसिडेंशियल सरकार है। इंडिया इज वर्चुअल डेमोक्रेसी, इंडिया इज नोबल डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बहुत इजी सवाल है। सात का जो सवाल है ना भैया, बता रहा हूं सबको, 7 का क्वेश्चन बड़ा इजी है। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है भाई, हमारा संसदीय सरकार है, ठीक है, याद रहेगा। चलो 8 आ जाओ। अब 8 में आपको लगेगा समय। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कॉन्स्टिट्यूशन इज वन विच संविधान। देखो पहले तो आपको मैं टाइम दूंगा इसके लिए 1 मिनट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपका टाइम खाएगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, लेकिन टाइम नहीं गंवाना है। तो पहले इसको पढ़ के क्वेश्चन करो कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर जाकर के देखोगे इजी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। कट ऑफ कम करना सबका एक लक्ष्य हो गया है। समझ में आया? चलो इसको करो जल्दी से जल्दी, मैं साइड हो जा रहा हूं। चलिए बच्चों, ठीक है। सो आई होप आप सब समझ गए होंगे अभी तक। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन विच एक्चुअली ये खिचड़ी कर दिया है। प्लेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पे थोड़ा सा अंकुश तो लगा ही सकता है कि नहीं है? थोड़ा सा अंकुश मान लेते हैं कि लगा ही दिया। आ जाओ, आपको मतलब है क्वेश्चन करने से क्वेश्चन ठीक से दिखना चाहिए। प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। तो ज्यादा सही 2 है, ठीक है। ज्यादा सही क्या है? केवल 2। अब कौन सा सही है? दोनों आप कहोगे तो दोनों हो नहीं सकता है। समझ में आ गया? ज्यादा सही कौन सा है? 2। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप देख लो कौन सा वक्तव्य सही है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब आपका आसानी से सब दिखेगा आपको। लेजिस्लेचर विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका कार्यपालिका उल्टे हो गया। विधायिका एक कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह। बताओ इसमें, हालांकि ये ऑप्शन ही थोड़ा अजीब है। विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपको दिखेगा कि भाई सबसे सुटेबल बैठ रहा है। जल्दी से बताइए, जो भी आंसर दे रहा है बच्चा फटाफट से देगा। तो यही होगा, क्योंकि देखते हो ना जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया? यूएस से आया है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से आया है? यूएस से। समझ में आ रहा है आपको? चलो आगे बढ़ते हैं, इतना टाइम दे रहा हूँ, फटाफट से बनाना है। ए इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं फिर से एक, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर इम्प्लाइड इंस्टीट्यूशनली इन द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो कैबिनेट के जो मेंबर होते हैं, आप भी जानते हो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं। चलो तो ये सही है।
मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, बिल्कुल सही। मिनिस्टर्स होल्ड द ऑफिस टिल दे एंजॉयज कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट। मिनिस्टर्स जो हैं वो ऑफिस को होल्ड करते हैं जब तक वो पार्लियामेंट में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये भी सही बात है भाई, मिनिस्टर्स तभी तक होल्ड करते हैं जब तक मंत्रियों को संसद में विश्वास प्राप्त नहीं होता है, तभी तक ना, फिर उनकी सरकार गिर जाती है। अविश्वास प्रस्ताव याद करो। कैबिनेट इज हेडेड बाई हेड ऑफ स्टेट। हाँ, कैबिनेट को हेड करते हैं राज्य का अध्यक्ष ही, मंत्री राज्य नहीं मतलब राष्ट्र का। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, मतलब 1 2 3 तीनों सही है 10 का। तो चूंकि मैंने इसको करवा दिया, इस तरीके के टफ क्वेश्चन शायद आपको करने की हैबिट नहीं होगी, तो 1 2 3 2 3 और 1 2 3 तो तीनों हो जाएगा। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब आइए इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िएगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए। तो 11 नंबर का आंसर आपको करना है, जो भी राइट आंसर है अभी तक मैंने पढ़ाया उससे आपका बन जाएगा। अब फटाफट से आप आ जाइए अगले स्टैटिक पार्ट पे। स्टैटिक वाला पार्ट जो है इस जीके पे, तो हमने नदियों से संबंधित स्टैटिक जीके को कवर किया था। आई थिंक जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए थे उनको हम बता दें कि नदी वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं, कौन से शहर के किनारे कौन सा नदी है। तो आपको एक बार हम रिवीजन करवा देते हैं फटाफट से, ये रैपिड फायर रिवीजन होगा, ठीक है। जो भी बच्चे देर से ज्वाइन किए उनको। वाराणसी किस नदी के किनारे है भाई, देखो ऑप्शन और फटाफट से करो। एक साथ स्क्रीन पे 4-5 क्वेश्चन है, तो बनते जाए तो आंसर करते जाओ, ठीक है। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि सर दिखाई नहीं दिया, छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, रोना गाना नहीं भाई। वाराणसी किस नदी किनारे है, गंगा। चलो इलाहाबाद किस नदी किनारे है भाई, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद प्रयागराज जिसको कहते हैं गंगा यमुना के संगम पे। अहमदाबाद साबरमती के संगम पे। पटना शहर किस नदी के तट पे है, तो ये गंगा नदी पे, एकदम रैपिड फायर है। दिल्ली शहर किस नदी किनारे है, यमुना नदी किनारे है, 5 का 1। तो ये ऐसे देख के बनाओ। लखनऊ शहर किस नदी किनारे है, लखनऊ गोमती नदी किनारे। नासिक, ये हमने पढ़ाया हुआ है जीके के प्लेलिस्ट में। नासिक किस नदी के किनारे है, तो नासिक जो है वो किस नदी किनारे, कृष्णा या गोदावरी, बताओ जल्दी से। नासिक गोदावरी नदी के किनारे। इतना टाइम मिला ना। उज्जैन शहर, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे है। अब बताओ इसमें कुछ बताना है हमें, फटाफट से होगा। हरिद्वार किस नदी किनारे है, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। सूरत ताप्ती नदी, राप्ती जिसे कहते हैं। आगरा शहर यमुना नदी के किनारे है। हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है। बैंगलोर बताओ, ऐसे ही पूछ रहा हूं मैं, बैंगलोर किस नदी किनारे, विश्वभरावती नदी को, विश्वभरावती नदी किनारे। रोज देखोगे सुबह तभी तो याद होगा यार। एक दिन में मैं एक चीज टारगेट करूंगा, सुबह का करंट अफेयर्स आपको इसी सब चीजों से प्रेरित है, करिए किया कीजिए उसको। कोलकाता हुगली नदी। 14 नंबर जबलपुर किस नदी किनारे है भाई, तो जबलपुर नर्मदा नदी किनारे। श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। बद्रीनाथ अलकनंदा किनारे है ना, बात में दम। बोलो, देखो अब कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अयोध्या किस नदी किनारे है, कोटा किस नदी किनारे है, कोटा चंबल नदी किनारे है। अयोध्या किस नदी किनारे है, सरयू नदी किनारे है। कटक शहर किस नदी किनारे बसा है, कटक महानदी किनारे है। गुवाहाटी किस नदी किनारे है। 20 क्वेश्चन, रैपिड फायर राउंड है ये।
बताइए गुवाहाटी किस नदी के किनारे है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी है वहां पे। कानपुर गंगा नदी। मथुरा यमुना है। अब बताओ मथुरा कंस याद करो। मथुरा का बताइए। यमुना है, ठीक ना? हिंट दे रहा हूं तब भी पकड़ो। गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर कौन है? इलाहाबाद, लखनऊ, पटना। तो गंगा के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जल्दी बताइए गंगा नदी किनारे। तो थोड़ा टाइम दूंगा मैं, 30 सेकेंड। कौन सा हो जाएगा? कानपुर है, ठीक है, ये याद रखिए। शहर पूछ रहा है, पूरा डिस्ट्रिक्ट मत जोड़ लीजिएगा उसमें। कौन सा शहर गंगा नदी किनारे नहीं बसा हुआ है? तो अब आप यहाँ देख लो कौन सा शहर हो सकता है। एक तो बक्सर, लखनऊ, कानपुर, साहिबगंज, भागलपुर और वाराणसी। नहीं बसा पूछ रहा। पटना, इलाहाबाद। तो बक्सर नहीं है, लखनऊ नहीं है, तो बी इज द राइट आंसर। द्वारिका किस नदी के किनारे है? द्वारिका गुजरात में है। गुजरात में कौन सी नदी है भाई? समझ लो कौन सी नदी है। द्वारिका गुजरात में है, और इसी से अंदाजा लगा लो द्वारिका कौन सी, जो एकदम समुद्र वाली, समुद्र के बगल में है। समझ लो, पता चल जाएगा आपको। द्वारिका किस नदी के किनारे है? तो ये गोमती नदी के किनारे है, ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। द्वारिका कृष्ण की नगरी थी, उसी की बात हो रही है, ठीक है ना? चलिए, ग्वालियर शहर किस नदी किनारे स्थित है? ग्वालियर। ताप्ती, नर्मदा, बेतवा एंड चंबल। ग्वालियर। देखो कितने क्वेश्चन है, अगर आप कर पाओ तो ये कितना अच्छा रहता आपके लिए। बताइए जल्दी से ग्वालियर का। ताप्ती, बेतवा, ग्वालियर का बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं चंबल, कुछ बेतवा। चंबल इज द राइट आंसर। भरूच शहर किस नदी किनारे है? सिंधु नदी, चंबल नदी, नर्मदा, ताप्ती। जल्दी बताना है। गुजरात में ही है भरूच। नर्मदा नदी के किनारे है, बहुत शानदार। अमरावती शहर किस नदी किनारे स्थित है? अमरावती। अमरावती शहर किस नदी के किनारे है? अमरावती याद है ना, साउथ इंडिया का एक तरीके से हम बात करें तो बहुत ही ज्यादा फेमस शहर है। कृष्णा नदी के दक्षिणी किनारे बनी है। कृष्णा नदी इज द राइट आंसर। चलो 28, फरक्का किस नदी किनारे है? फरक्का तो आपको याद ही होगा, फरक्का बंगाल में है। फरक्का बंगाली गंगा ही है, आपको भी मालूम है। 29 का सी इज द राइट आंसर। जमशेदपुर किस नदी किनारे है? जमशेदपुर, यहीं पे गए थे जमशेद जी टाटा, उन्हीं के नाम पे ये रख दिया गया, जमशेदपुर सिटी। हम्पी किस नदी किनारे है? चलो, तो ये आपको बता दें, स्वर्ण रेखा नदी है। 30, बहुत टाइम दे रहा हूँ, इतना टाइम नहीं दूंगा मैं। हम्पी किस नदी किनारे है? जल्दी बताइए। हम्पी और संबलपुर, राजमुंद्री। हम्पी किस नदी किनारे है? हम्पी बताइए। हम्पी बहुत एंशियंट ओल्ड, तुंगभद्रा नदी किनारे है, ठीक है। 31 का सी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि ये पीडीएफ हम बाई करें। देखो, ये पीडीएफ की कंप्लीट आपको 15 बुक मिल जाएगी सिर्फ 300 रुपए में। तो जो भी बच्चा चाह रहा है सीओ क्यूपी 11 का बुक लिस्ट ले ले, उसके लिए ये बेस्ट ऑफर है। 300 रुपए में मिल जाएगा इतनी किताबें, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सब कुछ। व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, जरूर हमें व्हाट्सअप करिए। संबलपुर किस नदी किनारे है? संबलपुर, तो संबलपुर महानदी के किनारे है। कहाँ पे है?
महानदी के किनारे। संबलपुर कहाँ है भाई? महानदी। राजमुंदरी किस शहर किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी रिवर। विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है? विजयवाड़ा सिटी, कृष्णा, लूनी, मूसी, गोदावरी। सब साउथ के हैं, सिर्फ नॉर्थ का पूछेगा जरूरी नहीं है, आपको बता रहा हूँ मैं। कृष्णा रिवर के नदी है, जल्दी जल्दी करना है आपको। मदुरई बहुत फेमस सिटी है ना, मदुरई। व्यास, वृषभावती नदी, सरयू या वैगई, अब अभी भी समझ जाओगे आप। मदुरई तमिलनाडु का बहुत फेमस नदी है, मदुरई रिवर नेम वैगई रिवर के किनारे है। मदुरई किस नदी किनारे भाई? तो ये आपका रिवर है वैगई, याद रहेगा। हाँ जी चलो। केदारनाथ किस नदी किनारे है? यमुना नदी, गंगा नदी, मंदाकिनी, अलकनंदा। केदारनाथ बताइए जल्दी से, केदारनाथ किस नदी किनारे है? डू इट फास्ट। केदारनाथ किस नदी के किनारे है? मंदाकिनी या अलकनंदा? किसी को कोई आइडिया नहीं है। मंदाकिनी रिवर। तिरुचिरापल्ली किस नदी किनारे स्थित है? गोदावरी, हुगली, कृष्णा एंड कावेरी। तिरुचिरापल्ली और इटावा, ये दो क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, क्योंकि ये पूरा खत्म ही हो जाएगा। ये दो क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।